गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब ये वीडियो देख रहा है। दिस इज आनंद रेगवार फ्रॉम पारस एज वर्ल्ड और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग यूनिट। सर आप सबसे पहले नेशनल इनकम पढ़ाओ ना, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखी है। अरे तो बेटा सीबीएसई ने ये थोड़ी ना लिखा कि मैंने अगर नेशनल इनकम सबसे फर्स्ट नंबर का टॉपिक दिया है तो आप वही पढ़िए। सीक्वेंस हम हमेशा फॉलो करेंगे इजी टू टफ। तो जो टॉपिक इजी होगा और जिसका कोई कनेक्शन नहीं है नेशनल इनकम या किसी भी अदर टॉपिक से, तो उसको हम अलग से ही डिस्कस करेंगे और हम इजी टू टफ के सीक्वेंस में ही चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो मनी एंड बैंकिंग हमारी यूनिट का नाम है और इस यूनिट में दो पार्ट है, एक मनी और दूसरा बैंकिंग। तो अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं मनी का। मनी की अगर हम बात करें, मनी मतलब क्या होता है? सर हमको पता है, मनी का मतलब होता है पैसा। अच्छा बेटा, मनी का मतलब पैसा। लो तो मैं आगे एक और वर्ड लिख देता हूं, हाय पैसा। तो पापा ने कहा मम्मी से, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। सर मम्मी पापा ने देख लिया तो ऑनलाइन क्लासेस भी बंद करवा देंगे। ऑफलाइन वैसे ही बंद है, ऑनलाइन भी बंद हो गई, फिर हम क्या करेंगे? लूडो खेलेंगे। लूडो खेल के भी तो बोर हो गए, तो मुजरा कर लेना, मैं क्या करूं उसमें। चलो भाई, हम लोग भी हाई पैसा करें उससे पहले मैं आपको एक कोट बताऊंगा। आपने कोट सुना होगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, कि हमारी जो भी जरूरतें हैं वही मम्मी हैं हमारे सारे आविष्कारों की। कि हमारे जितने भी आविष्कार हुए हैं वर्ल्ड में, उन सब की मदर कौन है? हमारी जरूरतें। अगर हमें जरूरत नहीं होती तो फिर ये सब आविष्कार भी नहीं हुए होते। तो ठीक इसी तरह हम ये जाने कि मनी अब आई है, अगर मनी नहीं थी उससे पहले भी तो दुनिया चलती थी, फिर मनी का आविष्कार क्यों हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है कि मनी की भी जरूरत पड़ी होगी, इसीलिए मनी का आविष्कार हुआ। तो मनी की जरूरत क्यों पड़ी या मनी कैसे आई, उससे पहले हम ये जानते हैं कि जब मनी नहीं थी तब हमारी वर्ल्ड या इकोनॉमी किस तरीके से चलती थी। तो उसका नाम है आपका बार्टर सिस्टम। हाँ सर, ये भी सुना है, छोटे क्लास में पढ़ते थे, सोशल स्टडी में पढ़ा था बार्टर सिस्टम। क्या होता है बार्टर सिस्टम? सर जिसमें एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स दे देते हैं उसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। हाँ, यही होता है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का मीनिंग की अगर बात करें तो ये क्या है भैया? ये एक सिस्टम है, अ सिस्टम इन विच गुड्स आर exchanged against goods without involvement of money। तो बार्टर सिस्टम क्या है कि गुड्स के बदले में अगर हम गुड्स देते हैं तो ऐसा सिस्टम जिस इकोनॉमी में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। अच्छा, इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो known as सीसी या सी टू सी इकोनॉमी। सी टू सी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी, मतलब जिसमें कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज होती है। सर एग्जांपल दो ना। अरे बेटा एग्जांपल खूब तो सुने होंगे तुमने कि मेरे पास वीट है, किसी के पास राइस है, तो वीट के बदले में राइस ले लेना और राइस के बदले में वीट दे देना। इसे ही हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। सर और अच्छे से बताओ ना। बताएंगे, अभी जब इसके आगे बढ़ेंगे तब एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, तो ये तो बार्टर सिस्टम है, तो सर इसका मनी से क्या कनेक्शन है? तब हम ये देख रहे हैं कि ये जो बार्टर सिस्टम है इसमें कोई डिफिकल्टीज थी, वो डिफिकल्टीज को मिटाने के लिए मनी का क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ। तो क्या क्या डिफिकल्टीज थी अब हम वो देखने वाले हैं। मतलब हम देखने वाले हैं डिफिकल्टीज या डीमेरिट्स इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज या डिमेरिट्स हैं? चलिए ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर की और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपको एग्जाम में भी आएगी तो सबसे पहले यही लिखना है, वो डिफिकल्टीज का नाम है प्रॉब्लम ऑफ डबल
कोइंसिडेंस। ये हमारी डिफिकल्टी नंबर 1 है। सर प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस मतलब क्या है? तो देखो पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ फिर बताता हूँ कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस मतलब ये बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसी में हम सारी प्रॉब्लम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये एक पर्सन है राम और दूसरा पर्सन है श्याम। राम के पास से व्हीट है और श्याम के पास है साइकिल। अब इन दोनों को एक्सचेंज करना है, तो कैसे एक्सचेंज करेंगे भाई? राम यहां पे साइकिल दे देगा और बदले में यहां से क्या ले लेगा? व्हीट ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक्सचेंज चल रहा है उस एक्सचेंज में जो श्याम है उसको व्हीट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और जो राम है उसको साइकिल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब से दोनों को भूख लगी है, राम को भी भूख लगी है, श्याम को भी भूख लगी है। श्याम तो इधर व्हीट दे देगा, व्हीट ले लेगा है ना, और व्हीट में खा लेगा। उसके बाद बात करते हैं अगर राम की, तो राम बदले में क्या ले रहा है? साइकिल। अब उसको व्हीट तो खाना नहीं है, अब उसको राइस खाने का मन है, पर इनके पास राइस तो है नहीं, इनके पास साइकिल है। तो राम क्या करे? साइकिल खा ले व्हीट की राइस के प्लेस पे, या उसको टायर खा ले उसके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डबल एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी जब ये एक्सचेंज हो रहा है मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी गुड्स को एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है कि राम को उस गुड्स की रिक्वायरमेंट हो जो श्याम के पास है और श्याम को उस गुड्स की रिक्वायरमेंट हो जो राम के पास है, और वो भी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों को एक दूसरे के गुड्स की जरूरत होनी चाहिए। तो डबल कॉन्फिडेंस का मीनिंग क्या होता है? डबल कॉन्फिडेंस का मीनिंग होता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ कमोडिटी हैविंग डिफरेंट पीपल्स एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे दो अलग अलग डिफरेंट पीपल के पास जो भी गुड्स रखे हैं उसकी रिक्वायरमेंट होना और एक ही टाइम पे होना, उसे हम बोलते हैं डबल कॉन्फिडेंस। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक पर्सन को दूसरे के गुड्स और दूसरे पर्सन को पहले वाले के पास जो गुड्स हो उसकी रिक्वायरमेंट हो सेम टाइम पे। ठीक, तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम हुई आपकी प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो सेकंड नंबर की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी मेजरमेंट ऑफ कॉमन वैल्यू, या इसको एक और नाम से बोलते हैं कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब क्या होता है, या मेजरमेंट ऑफ कॉमन वैल्यू, इसका मतलब क्या है? तो सपोज ये मैं हूं, दिस इज आनंद, है ना, और मेरे पास एक बाइक। ठीक, अब यहां पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक, जो ए नंबर का पर्सन है उसके पास है व्हीट, जो बी नंबर का पर्सन है उसके पास है साइकिल, और जो सी नंबर का पर्सन है उसके पास है क्लॉथ। ये 3 पर्सन हैं और किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपकी ये बाइसिकल कितने की थी? तीनों ने पूछा, तो मैं क्या बताऊंगा भाई? अगर व्हीट है तो मैं इसको व्हीट के केजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि इतने केजी, 100 केजी, 50 केजी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बाइक की कीमत बताऊंगा। अगर साइकिल है तो साइकिल को मैं नंबर ऑफ यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि 10 साइकिल अगर आप मुझे दोगे तो आप मेरी बाइक ले लो। और अगर क्लॉथ है तो मैं उसको क्लॉथ के पेयर या मेजरमेंट की यूनिट जो भी होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आप मुझे 50 जोड़ी कपड़े दे दो तो मैं आपको ये बाइक दे दूंगा। यानी आप देख रहे हैं 3 डिफरेंट पर्सन के लिए मेरी बाइक की जो मैंने वैल्यू बताई वो डिफरेंट बताई।
तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये बोलेगा ऐसा थोड़ी ना होता है, उसको 10 साइकिल के बदले में दे रहे हैं, मुझसे 100 किलो ले रहा है, या क्लास वाला बोलेगा उसको 10 साइकिल के बदले में दे रहा है और मुझसे 50 जोड़ी कपड़े ले रहा है, तो आपने तो कॉमन वैल्यू रखी ही नहीं। तो यही तो प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम में कि कॉमन रखे कैसे, जब आप जो मुझे बदले में कमोडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वही कॉमन नहीं है, तो मैं अपनी बाइक की वैल्यू कैसे आपको कॉमन बता दूंगा। तो दूसरी जो प्रॉब्लम थी हमारी, मेजरमेंट ऑफ कॉमन वैल्यू, यानी जो वैल्यू मैं बता रहा हूं अपनी कमोडिटी की वो सभी के लिए कॉमन नहीं है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब थर्ड नंबर का जो हमारा पॉइंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होगा कि जो भी गुड्स हैं, अब उन गुड्स को मैं क्या करके रखना चाहता हूं, स्टोर करके रखना चाहता हूं, लेकिन स्टोर करके रखने में मुझे दो प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम नंबर 1 कि उसको मैं कितने पीरियड के लिए स्टोर करके रख सकता हूं। इसका मतलब किसी भी गुड्स को अगर मुझे स्टोर करके रखना है तो उसकी एक टाइम लिमिट है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चीज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ गुड्स तो ऐसे हो सकते हैं जो कि जितने ज्यादा टाइम के लिए रखो उतना ज्यादा अच्छा है, तो ठीक है ऐसे गुड्स भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए राइस ले लो, ठीक। लेकिन इसमें दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है स्पेस की, जगह की, कि ठीक है आप उसको ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए तो स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन जगह तो लेगा ना, वो जगह क्या करेंगे हम। तो ये तीसरी हमारी प्रॉब्लम है कौन सी, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी जिसमें हमको एक तो टाइम की प्रॉब्लम आती है, हम ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ज्यादातर गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकते, और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो कौन सी हमारी, दूसरी प्रॉब्लम है प्लेस की, यानी स्पेस की, कि वो गुड्स को अगर आपको स्टोर करना है, व्हीट राइस जो भी हो, उनके लिए आपको ज्यादा जगह लगती है, ठीक। थर्ड नंबर का हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू हुआ। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसमें डेफर्ड वर्ड, डेफर्ड का मतलब होता है डिलेड, डिलेड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर। तो अगली प्रॉब्लम हमको इसमें क्या थी, अगली प्रॉब्लम हमको इसमें थी डेफर्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड की। सर इसका एग्जांपल दो ना, देता हूं। एग्जांपल के लिए मैंने अपने यहाँ एक एम्प्लॉय रखा, मैंने अपने यहाँ एक एम्प्लॉय, एक लेबर रखा। अब उस लेबर की सैलरी डिसाइड करनी है, तो अगर ये बार्टर सिस्टम है तो पैसा तो है नहीं, तो सैलरी कैसे डिसाइड होगी। अब सैलरी डिसाइड करने के लिए या तो मैं उससे बोलूंगा कि भाई हर मंथ के एंड में मैं आपको 5 साइकिल दूंगा, अगर वीट के पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूं तो मैं उसको बोलूंगा कि हर मंथ के एंड में मैं आपको इतने केजी वीट दूंगा, या चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं आपको बोलूंगा हर मंथ के एंड में मैं आपको इतने चेयर दूंगा। यानी अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूं किसी लेबर या एम्प्लॉय से, तो मैं कैसे करूं भाई, उसका बेस क्या है। तो ये जो पेमेंट मुझे करनी है 1 महीने बाद, वो जो भी मुझे सर्विस देगा उसकी फ्यूचर या डिलेड पेमेंट के लिए मेरे पास कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की लैकिंग, मतलब कमी। तो बार्टर सिस्टम की एक ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद 5th नंबर की प्रॉब्लम वो थी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब कि अगर मुझे ये गुड्स को ट्रांसफर करना है तो मैं कैसे करूं। एग्जांपल के लिए अगर राम जो है वो है यूपी का, और जो श्याम है वो है एमपी का, तो अगर ये पास में होते तो यहां से दे देते, लेकिन अगर दूर है तो अगर व्हीट और साइकिल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करना है तो कितनी ज्यादा तकलीफ होगी भाई, कितना इजी थोड़ी ना है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम कई बोरे गेहूं या कई सारी साइकिल्स को इजीली ट्रांसफर कर सके। तो ये बार्टर से, और उस समय तो इतना जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन था इंप्रूव भी नहीं था, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बार्टर सिस्टम में, ठीक है। अगर हम कोई दूर रहते हैं और दूर रहते हुए डबल कॉन्सिडेंस मैच कर गया कि हमारे को एक दूसरे की जरूरत वाले गुड्स मिल गए, तो उसको ट्रांसफर करने की यानी एक दूसरे के पास भेजने की हमको समस्या आती थी। अब इसके बाद हमारा लास्ट प्रॉब्लम बचती है जिसका नाम है
डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू। अब डिविजिबिलिटी वैल्यू ऑफ मतलब क्या होता है? तो डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू को मैं फिर एक एग्जांपल से दूंगा। से यहां पे काउ रख लेते हैं और यहां पे डिसाइड हुआ कि भाई 2 काउस के बदले में हम आपको से 4 साइकिल्स दे, मतलब कि 2 काउ दो तो हम आपको 4 साइकिल देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 साइकिल ही लेना हो तो क्या देना पड़ेगा? 1 काउ देना पड़ेगा, यानी 1 गाय ही देनी पड़ेगी। लेकिन से राम को केवल 1 साइकिल चाहिए हो तो वो क्या करेगा? आधी काउ देगा कि मुंडी दे देगा, वो पैर रख लेगा, क्या करेगा वो? ये प्रॉब्लम हुई डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम। यानी कई बार गुड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम पार्ट नहीं कर सकते, हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी, कौन सी? डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बार्टर सिस्टम में थी। तो सर पैसा आया तो उसने इसको दूर कर दिया। हाँ, पैसा आया तो उसने इसको दूर कर दिया कि जब मनी आई तो उसने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया। और एक्चुअली मनी आई ही इसलिए क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी। इसका मतलब अगर बार्टर सिस्टम में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती, मतलब नेसेसिटी, तो मनी का इन्वेंशन भी नहीं होता। समझे आप? तो सबसे पहले तो आप इतना सब कुछ नोट करिए, उसके बाद हम मनी का मीनिंग और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मनी के फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर आपने ये डिफिकल्टीज पूरी पढ़ ली हैं तो आपको मनी के फंक्शंस आधे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक, मतलब ये डिफिकल्टीज ही मनी के फंक्शंस बन के आएंगे। इवन कई बार क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि बार्टर सिस्टम क्या है, उसमें क्या डिफिकल्टीज थी और मनी ने ये सारी डिफिकल्टीज को कैसे सॉर्ट आउट कर दिया। तो पहले हमें डिफिकल्टीज तो पता हो, तभी तो हम देखेंगे कैसे सॉर्ट आउट किया। तो जब मैं आपको मनी के फंक्शंस पढ़ाऊंगा, मतलब जस्ट अभी, तो उसके जस्ट मैं आपको ये डिस्कस कराऊंगा कि ये प्रॉब्लम हुआ करती थी और उस प्रॉब्लम को कैसे मनी ने सॉर्ट आउट किया। ठीक, इसलिए हमें ये सब जो फंक्शन डिमेरिट्स हैं या डिफिकल्टीज है वो याद होनी चाहिए। क्लियर? ठीक, जल्दी से इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे मनी का मीनिंग। मनी मीन्स एनीथिंग, मतलब कुछ भी। सर कुछ भी लिखने तो दो भाई, लिखो जरा। एनीथिंग विच इज जनरली accepted as medium of exchange common measure of value, store of value and standard of deferred पेमेंट। सर इसमें से कुछ वर्ड तो सुने जैसे लग रहा है। हाँ बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि वो सारे फंक्शन यहाँ बेसिस बन जाएंगे। ठीक, तो मनी का मतलब क्या है? मनी का मतलब होता है वो कोई भी चीज जिसमें ये 4 खूबियां हैं। 4 खूबियां कौन कौन सी? सबसे पहले तो वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हो, स्टोर ऑफ वैल्यू हो सके जिसकी, और जिसको एज अ डेफर्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में क्या किया जा सकता है, एक्सेप्टेड होती है वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मनी। ठीक, अभी ये जितने भी पॉइंट है ये सारे फिर डिस्कस होंगे जब हम अभी फंक्शन पढ़ने वाले होंगे। तो अभी सबसे पहले हेडिंग डालिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो मनी जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है।
सबसे फर्स्ट नंबर का होता है प्राइमरी फंक्शंस, सेकंड नंबर पे है सेकेंडरी फंक्शंस, और थर्ड नंबर पे है कॉन्टिंजेंट फंक्शंस। अब ये इन फंक्शंस के अंदर क्या क्या होता है एक एक करके हम देखेंगे। आपको कभी भी एग्जाम में प्राइमरी फंक्शन का मीनिंग, सेकेंडरी फंक्शंस का मीनिंग या कॉन्टिंजेंट फंक्शंस का मीनिंग नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा कि मनी के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं या कॉन्टिंजेंट फंक्शन क्या होते हैं। तो प्राइमरी या प्राइम फंक्शंस में मनी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है हम वो देखने वाले हैं। तो अभी जो आपने ये मीनिंग लिखा है जिसमें आपने 4 पॉइंट लिखे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये चारों में 2 पॉइंट आपके प्राइमरी फंक्शंस के हैं, 2 पॉइंट आपके सेकेंडरी फंक्शंस के हैं। तो सबसे पहले तो यही 2 पॉइंट को एज इट इज बता दो। देखो बेटा, यहाँ मैं ना केवल आपको समझाने के लिए बैठा हूँ, मैं साथ ही साथ ये चाहता हूँ कि हमारे पास वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हों जिसके थ्रू हम ये जो भी पॉइंट हैं वो सारे याद कर सकें। ठीक है, तो यहाँ टाइम पास के पर्पज से मत रहना कि चलो लॉकडाउन है तो अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो एज इट इज पढ़ाई हो जाए अपने बस, नहीं। हम ये चाहते हैं कि जब स्कूल खुले तब तक कुछ चैप्टर तो हमको डायरेक्ट याद हो जाए। इसका मतलब स्कूल खुले और अगर हमको बोल दें यूनिट टेस्ट, लो भाई यूनिट टेस्ट ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सारे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो यहां पे हम लिखते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा नंबर है आपका कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सर बस 2 ही फंक्शन है इसमें, हाँ एग्जाम में भी ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का आता है। सेकेंडरी फंक्शन में लिखिए, सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट स्टोर ऑफ वैल्यू, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और थर्ड नंबर का है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये सेकेंडरी फंक्शन है। कंटिन्यूट सर समझा तो रहे नहीं, समझाऊंगा भाई, नोट तो करो। सर नोट करना था, मैं तो शुरू से नहीं कर रहा। मैंने बेटा आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं बोर्ड पे जो भी लिखूंगा वो आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे, तो यही सभी नोट्स से जो एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन में काम आएंगे। इसलिए प्लीज 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 मैं बोर्ड पे जो भी लिखता हूँ आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए कंटिन्यूट फंक्शन में आएंगे। कंटिन्यूट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है बेसिस ऑफ क्रेडिट, दूसरा है बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तीसरा है बेसिस ऑफ लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी, फोर्थ नंबर का पॉइंट है मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसर, और लास्ट पॉइंट है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर कंज्यूमर। ठीक, फटाफट से नोट कीजिए। ठीक,
देखते हैं हम। तो ये जो मनी का मीनिंग है, अगर आप मनी का मीनिंग देखें तो यही 4 पॉइंट मैंने यहाँ उठा के लिखे, इसलिए मैं डायरेक्ट फंक्शन डिस्कस करूंगा, ताकि जब मीनिंग लिखने को आए तो आप यही स्टार्टिंग के 4 फंक्शन उठा के यहाँ उसकी डेफिनेशन बता दे कि एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मेजरमेंट या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मीनिंग में तो बस इतना ही आता है, ठीक। तब हम ये समझते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमने मनी पढ़ा, उससे पहले हमने बार्टर जो एक्सचेंज सिस्टम है वो क्यों पढ़ा, क्योंकि मनी का इन्वेंशन ही इस वजह से हुआ क्योंकि बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, इसी के लिए आपकी मनी का क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शन सबसे पहले। अब फंक्शंस की अगर बात करें तो देखिए भाई, फंक्शंस में 3 कैटेगरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉन्टिजेंट फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आपको कोई भी गुड्स का एक्सचेंज करना हो तो उसके बदले में क्या प्रॉब्लम थी हमको, सबसे फर्स्ट नंबर की डबल कॉन्फिडेंस होना था। डबल कॉन्फिडेंस मतलब कि अगर हमको गुड्स लेना है तो बदले में हमें उसे वो चीज देना पड़ेगी जिसकी उसे जरूरत हो, और ऐसा जरूरी नहीं था कि हमें उसके पास जो चीज रखी उसकी जरूरत हो तो उसके पास भी वो चीज हो जिसकी हमें जरूरत है। समझ रहे हैं, मतलब कि दोनों के पास एक दूसरे की रिक्वायरमेंट की कमोडिटी होना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें मनी की, तो मनी के आ जाने से डबल कॉन्फिडेंस की जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉर्ट आउट हो गई, वो ऐसे सॉर्ट आउट हो गई कि अगर हम मार्केट में कोई भी गुड्स खरीदने जाएं तो हमें ये नहीं पूछना पड़ता कि भैया आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं, पैसा। पैसा दिया और बात खत्म। यानी कि किसी को भी हमारे पास जो गुड्स है उसकी रिक्वायरमेंट हो ना हो, मनी की रिक्वायरमेंट तो हर एक व्यक्ति को होती है। इसीलिए जो मनी है वो एज अ होल यूनिवर्सली क्या हो गई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई, कि किसी को कोई कमोडिटी की जरूरत हो ना हो जो हमारे पास है, पर मनी की जरूरत हर एक पर्सन को होती है। इसलिए हमें ये सोचना ही नहीं पड़ता है कि डबल कॉन्फिडेंस वाला जो सिस्टम है वो हमारे को चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरे नंबर की बात करते हैं कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो मैंने आपको वहां प्रॉब्लम बताई थी बार्टर सिस्टम में कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की क्या प्रॉब्लम थी, कि अगर मेरे पास कोई बाइक है और 3 अलग अलग लोग हैं, व्हीट, राइस या कहना चाहिए बाइसिकल और क्लॉथ लेके खड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि अपनी बाइक की उनको वैल्यू बताऊं, कीमत बताऊं, तो मैं तीनों पर्सन को अलग अलग वैल्यू बता रहा था। क्यों? क्योंकि तीनों के पास गुड्स अलग अलग थे। लेकिन अगर वो 3 पर्सन है, तीनों के पास पैसे लेके खड़े हैं वो, और मैंने अपनी बाइक की वैल्यू बताई 40,000, तो 40,000 तीनों के लिए कॉमन होगी। ऐसा तो नहीं ना मैं ए को बोलूंगा 40,000 और बी से बोलूंगा तू करोड़पति, तेरे लिए 50,000, नहीं भाई। बाइक की वैल्यू 40,000 है और तीनों के लिए एज अ मनी वो क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। तो ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का फंक्शन परफॉर्म करा। तो आप देख रहे हो किस तरह मनी में आके जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी, एक डबल कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके खत्म कर दी, दूसरा कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी, उसको भी मनी ने आके सॉर्ट आउट कर दिया। अब आते हैं हम सेकेंडरी फंक्शन में स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे को बार्टर सिस्टम था तो कमोडिटी को स्टोर करने के लिए हमें 2 प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम नंबर 1 टाइम की, क्योंकि अगर पेरिशेबल गुड्स है तो वो ज्यादा समय के लिए आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। और प्रॉब्लम नंबर 2 स्पेस यानी प्लेस की, कि अगर आप स्टोर करके रख भी सकते हो तो उसके लिए जगह चाहिए। लेकिन मनी में तो ऐसा जरूरी नहीं है। सर मनी में भी तो घर में पैसा तिजोरी में रखना पड़ता है, तिजोरी में जगह चाहिए, तो क्यों रख रहे भाई तिजोरी में, बैंक में जाके रख दो। बैंक में जाके रख दोगे तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और स्टोर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू का काम कर दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में मैंने प्रॉब्लम क्या बताई थी कि अगर मैंने किसी लेबर को अपने यहाँ रखा और मैं उसको रखता हूँ मंथली बेसिस पे, तो मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि हर मंथ के एंड में मैं उसे एज अ सैलरी क्या प्रोवाइड करूँ, क्योंकि बार्टर सिस्टम में मनी तो थी नहीं, तो मुझे कमोडिटी देना पड़ेगा। तो मैं उसकी सैलरी किस बेसिस पे डिसाइड करूँ, चेयर के बेसिस पे डिसाइड करूँ, क्लॉथ के बेसिस पे डिसाइड करूँ, साइकिल्स के बेसिस पे डिसाइड, राइस, व्हीट, किसके बेसिस पे डिसाइड करूँ। तो मुझे स्टैंडर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट की जब बात आती थी तो मुझे प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मनी आई तो मैंने फिक्स कर दी 15,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, तो सैलरी फिक्स हो गई। यानी कि जो डेफर्ड पेमेंट थी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट थी या जो फ्यूचर पेमेंट हमें करनी होती थी, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया किसने, मनी ने। अब आते हैं हम किस पे, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में हमने क्या देखा था कि हर एक गुड्स को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन मनी के आ जाने से सोचो कि मनी की जो वैल्यू उसको ट्रांसफर करना कितना आसान है। चाहो तो आप कैश ले जाओ, कैश ज्यादा लगता है, आप चेक ले जाओ, एक चेक में लाखों करोड़ों रुपए ले जा सकते हैं, वो भी दिक्कत लगता है। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसफर पेमेंट करते हो विदाउट गोइंग एनीवेयर,
है ना। तो फिजिकली आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपकी मनी की जो वैल्यू है आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन सोचो अगर ये गुड्स हो तो मुझे हाथ ही लेके जाना, कैसे लेके जाऊंगा, सर पे रख के, समझे। तो ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब कंटीजेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कंटीजेंट फंक्शन में सबसे पहला आता है, ये दो तीन हो गए हमारे। हाँ, ये दोनों ही फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में ज्यादातर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं, लेकिन कभी कभी हमको कंटीजेंट फंक्शन भी पूछ लेते हैं 2 से 3 मार्क्स में। तो हम कंटीजेंट फंक्शन में देख रहे हैं सबसे पहले बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब बेटा क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। और आपको एक बात बता दूं, मनी के आने से पहले उधार का कोई सिस्टम ही नहीं था, मतलब उधारी का जो सिस्टम है वो चालू ही किसने करा है, मनी ने करा है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं कोई गुड्स लेता हूं और बदले में मैं उससे कहता हूं कि नेक्स्ट ईयर मैं आपको अपने बदले का गुड्स दे दूंगा, एग्जांपल के लिए कि अगर ये मैंने पेन लिए और मैं वीट का क्या करता हूं, प्रोडक्शन करता हूं, तो मैंने बदले में पेन लिए और मैंने उससे कहा कि वीट जो है मैं तुझे नेक्स्ट ईयर, ये देख अभी सैंपल मेरे पास इस साल ज्यादा वीट नहीं है, मैं तेरे को नेक्स्ट ईयर में क्या कर दूंगा, वीट प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उसने कहा भैया नहीं, क्योंकि जो वीट की क्वालिटी तेरे पास आज है जरूरी है कि नेक्स्ट ईयर भी तू उतनी अच्छी क्वालिटी का गुड्स दे पाएगा। इसीलिए जो क्रेडिट सिस्टम था वो उस समय था ही नहीं। लेकिन अगर यही पेन मैं उधार खरीदूं और ये पेन मान लो 100 रुपए के हैं और मैं उससे कहूंगा कि नेक्स्ट ईयर मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, तो 100 के नोट की वैल्यू हमेशा 100 ही रहेगी, उसकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज तो होने से नहीं, है ना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो कंटीजेंट फंक्शन है मनी का वो क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी कि उधारी का सिस्टम। और आज के बिजनेस में उधारी तो बहुत जरूरी है, कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं है जो बिल्कुल कैश बेसिस पे चलाया जा सके, हमको उसमें क्रेडिट भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, अब आता है आपका पॉइंट बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेटा जब भी ये वर्ड आए ध्यान से सोचना, पूरे इकोनॉमिक्स के लिए बताया, माइक्रो मैक्रो कहीं भी पढ़ रहे होगे, ये वर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जब भी वर्ड आए आपका सीधा फोकस हो जाना चाहिए फैक्टर पे। सर फैक्टर क्या होता है, बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। सर भूल गए, इकोनॉमिक्स 11th क्लास में पढ़ी थी पर अच्छे से नहीं पढ़ी थी, अब तो हो गए क्या पता, हम तो जनरल प्रमोशन वाले हो, हमें तो ये भी नहीं पता। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बताऊं उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि फैक्टर्स, या इसको एक और नाम क्या बोल रहा हूं मैं, रिसोर्सेज। तो फैक्टर या रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोडक्शन करने के लिए कुछ गुड्स, कुछ सर्विसेज और कुछ थिंग्स की जरूरत होती है। तो वो गुड्स, सर्विसेज और थिंग्स जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर या रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अरे सर याद आ गया, वो 4 टाइप के ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाँ बेटा वो 4 टाइप के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चलो तो जरा फटाफट बताओ वो 4 कौन कौन से हैं। एक तो लैंड, फिर एक लेबर, फिर एक कैपिटल और फिर लास्ट क्या था आपका, इंटरप्रेन्योर, है ना। तो ये 4 थे। तो आपको फिर ये भी याद आ रहा होगा कि ये जो चारों को पेमेंट मिलती थी उनके नाम क्या होते थे। हाँ सर याद है ना, जो लैंडलॉर्ड होता था उसको हम रेंट देते थे, जो लेबर होता है उसको वेजेस देते हैं, जो कैपिटलिस्ट होता है उसको इंटरेस्ट मिलता है, और सबसे लास्ट में इंटरप्रेन्योर है उसको उसकी रिस्क का क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो सर इसका इससे क्या रिलेशन है, बता रहा हूं बेटा। ये सारे क्या हुए आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो आप रेम्यूनरेशन देते हो, मतलब इनने जो सर्विसेज दी उसके बदले में आपने इनको जो रेम्यूनरेशन दिया, जो पैसे दिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्यों बोलते हैं बेटा, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन चारों ने मिलकर प्रोडक्शन किया, अब वो प्रोडक्शन सेल होगा, सेल होने के बाद पैसा आएगा, तो वो जो भी पैसा आएगा उस पैसे से, मान लो मैं वो प्रोड्यूसर हूं, मैंने प्रोडक्शन किया, सेल कर दिया, उसके बाद जो भी पैसा आया उस पैसे में पूरा हक मेरा नहीं है, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किस किस में,
सबसे पहले लैंडलॉर्ड आएगा, वो कहेगा भाई मेरी फैक्ट्री मेरी जमीन लाओ किराया दे दो। उसके बाद लेबर आ जाएंगे, लाओ भाई हमने काम करा हमें हमारी मजदूरी दे दो। फिर जिनसे उधार लिया वो पैसा लेने आ जाएंगे, और फिर लास्ट में जो बचेगा वो कौन रखेगा, मैं रखूंगा। तो इस तरीके से जितना भी पैसा आया था उस पूरे को क्या करना पड़ा, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। इसीलिए उस पैसे को हमने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट, क्या बोल रहा हूं मैं, पैसा अभी लिखा था ना ऊपर, हाय पैसा। तो इन सबको जो भी प्रोडक्शन से सेल हुआ तो आया तो मनी, पैसा, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या हुआ, मनी हुई ना। इसीलिए हमने क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का ये क्या बनती है, बेसिस। ठीक, अब उसके बाद वर्ड आता है बेसिस ऑफ लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी। अब ये लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी क्या होता है, तो देखो बेटा, सॉल्वेंसी में बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक वर्ड जानना चाहूंगा जो है इंसॉल्वेंट। सुना है क्या, हाँ सर सुना है, हमारे को 11th क्लास में बताया था, थोड़ा थोड़ा याद भी है कि वो पैसे नहीं चुका पाता, उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। हाँ बेटा ऑलमोस्ट वही है ना। मैं यहाँ अकाउंट्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए बोलूंगा नहीं, अकाउंट्स मुझे आता भी नहीं ज्यादा। ठीक, तो लिक्विडिटी या इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने लोगों से उधार लिया है और मेरे पास पैसे खत्म हो गए, 1 रुपए भी मेरे पास नहीं बचा, खाने के लाले पड़ गए, रहने की तो बात ही छोड़ दो, और मैं उन्हें पैसा सॉरी नहीं चुका पा रहा हूं, तो मुझ पर्सन को क्या कहा जाएगा, इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। और अगर मैं पैसा चुकाने की पोजीशन में हूं तो मुझे कहा जाएगा सॉल्वेंट, और मेरी पोजीशन को क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंसी। तो ऑब्वियस सी बात है, मनी ही यानी पैसा ही डिसाइड करेगा ना कि अगर है तो मतलब चुका सकता हूं सॉल्वेंट, नहीं है नहीं चुका सकता इंसॉल्वेंट। तो मैं सॉल्वेंट हूं या इंसॉल्वेंट हूं, ये डिसाइड करने वाला कौन है, मनी। के पैसा है तो सॉल्वेंट, पैसा नहीं है तो इंसॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी का बेस क्या बनता है, आपका मनी बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसर और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर प्रोड्यूसर है तो वो किसकी बात करेगा, प्रॉफिट की, और कंज्यूमर है तो वो किसकी बात करेगा, सेटिस्फैक्शन की। ये 3 पॉइंट जो है आपके, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसर और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, तीनों माइक्रो के उठाए हुए पॉइंट है। तो हम देखते हैं प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैं जितना भी प्रोडक्शन करूं उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो ये कैसे पता चलेगा, जब मैं ज्यादा से ज्यादा महंगे से महंगे रेट में क्या करूंगा, अपने गुड्स को बेचूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा महंगा बेचूंगा उतना ज्यादा उतना ज्यादा मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था ना कि महंगा जितना ज्यादा रेट होगा, प्रोड्यूसर या सेलर उतनी ज्यादा कमोडिटी सेल करने के लिए क्या होता है, रेडी होता है। तो वहीं से ये पॉइंट उठ के आया है कि मनी ये डिसाइड करती है प्राइस, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की मनी क्या डिसाइड करती है कि कोई कमोडिटी का प्राइस कितना हो। प्राइस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट ज्यादा हो उसके लिए प्राइस बेस है, और प्राइस का बेस मनी है, तो यहां बनता है आपका प्रोड्यूसर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट। अब बात करते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए क्या जरूरी है, सेटिस्फैक्शन। और वो सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करता है, याद करो चैप्टर यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। सर 11th क्लास माइक्रो मत पढ़ाइए प्लीज। बेटा मैंने तो आपको बोला ना कि ये पॉइंट उसी का है, तो मुझे तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, बिना उसको डिस्कस करे तो समझा ही नहीं सकता कोई। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि बिना कोई माइक्रो पे जाए इस पॉइंट को समझा कैसे लगता है भाई। हाँ बेवकूफ बना सकता है वो एक अलग चीज है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा समझदार हो या कितने ज्यादा बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो। चलिए तो मैं बात करता हूँ कंज्यूमर की। तो आपने उसमें यूटिलिटी पढ़ा, उसमें सेटिस्फैक्शन पढ़ा है, और आपने ये भी पढ़ा है कि वो सेटिस्फैक्शन कंपेयर कैसे करे। तो वो सेटिस्फैक्शन कंपेयर तो इसी चीज से करेगा ना कि किसी कमोडिटी के लिए वो कितनी अमाउंट पे कर रहा है। क्योंकि अगर मैं किसी कमोडिटी के लिए बहुत सारा पैसा पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा ना कि बदले में मुझे ज्यादा से ज्यादा उसका सेटिस्फैक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले। इसका मतलब ये है कि मैं किसी कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन को किससे मेजर करूंगा, मैंने उसके लिए जो प्राइस पे किया है, मतलब मैं उसके लिए कितना पे कर रहा हूँ, वही बेस बनता है मेरे सेटिस्फैक्शन का। क्योंकि जितना ज्यादा पे करूंगा उतना ज्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, कम पे करा तो कम सेटिस्फैक्शन भी चलेगा। यानी मेरा सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है मैं कितनी मनी उसके लिए पे करता हूँ। तो अगर मैं ज्यादा मनी पे कर रहा हूँ तो मैं क्या चाहूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो। इवन बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि मैं कम से कम पैसे दे के ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाऊं। यही बेसिस बनता है आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर कंज्यूमर। तो इस तरीके से मनी के जो फंक्शंस थे 3 पार्ट में, प्राइमरी सेकेंडरी और कंटीजेंट फंक्शन हमने यहाँ डिस्कस करे। अगर आपने नोट नहीं करा है तो प्लीज आप इसको जल्दी से नोट कर लें। चलिए इस चैप्टर में अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज मनी सप्लाई।
वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उस पर क्यूरी अपनी या डाउट ले सकते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।